Hello friends, myself Rachna Kaul and I'm back again with your chapter that is a rise of nationalism in Europe, right? तो so far हम what we have done, हमने फ्रांस का रेवोल्यूशन देख लिया, फ्रांस का नेशनलिज्म देख लिया कि फ्रांस में नेशनलिज्म कैसे आई थी. फिर उसके बाद हमने देखा कि जो है उसके बाद नेपोलियन का रूल था. नेपोलियन आए, नेपोलियनिक कोड उन्होंने बताया. फिर उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे फिर उसके बाद हमने देखा कि न्यू एमर्ज यूरोपियन सोसाइटी कैसे डिवाइडेड थी बिफोर द नेशनलिज्म. फिर हमने देखा कि बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन साइड बाय साइड एक न्यू क्लास एमर्ज हो रही थी, लिबरल मिडिल क्लास. ठीक है, तो प्रोफेसर्स की, प्रोफेशनल्स की, तो उनमें कुछ काफ़ी अवेयरनेस आई. देन वी हैड ऑल्सो सीन कि जब नेपोलियन की डेथ हो गई तो कंजर्वेटिव्स का रूल आया, जब वो हार गए लड़ाई में ब्रिटेन, प्रूशिया, रशिया और ऑस्ट्रिया से. तो फिर उसके बाद जो है फिर से कंजर्वेटिव एक नई सोच आई, कंजर्वेटिव जो राजा महाराजा मोनार्की आए दोबारा से. फिर हमने देखा कि भाई 1830 तक तो उन्होंने अच्छे से रूल किया, मज़े से रूल करा. फिर उसके बाद 1830 में फिर रेवोल्यूशंस का दौर हो गया था स्टार्ट. किसने स्टार्ट कर दिया था? लिबरल्स, लिबरल नेशनलिस्ट ने, लिबरल्स ने स्टार्ट कर दिया था. ठीक है, तो उसके तहत फ्रांस में दोबारा जो है फ्रांस में आ गई कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की, बेल्जियम को मिल गई फ्रीडम, ग्रीस को भी मिल गई फ्रीडम. ठीक है, और यहाँ तक हम देख चुके थे. ठीक है, अब हम इसमें इसी दौरान एक नई सोच, एक और आइडियोलॉजी आई, दैट इज द रोमांटिसिज्म. अभी हम वो देखेंगे. इससे पहले लेट्स गो थ्रू द टाइमलाइन, बिकॉज हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री और हिस्ट्री में है टाइमलाइन का बहुत 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 इंपॉर्टेंस. तो साइड बाय साइड अगर हमें टाइमलाइन याद हो जाती है तो और क्या, उससे ज़्यादा बढ़िया क्या हो सकता है, राइट? तो 1789 में भाई फ्रांस में रेवोल्यूशन आया, 1804 में सिविल कोड, 1807 में जो है मजीने का जन्म हुआ जनेवा में. फिर नेपोलियन की डिफीट हो गई, ब्रिटेन, नेपोलियन का डिफीट हुआ, ट्रीटी ऑफ वीना आया यहाँ पे. देन 1830 में जो है फ्रांस में अपहीवल, अब जो है अपहीवल का मतलब जो है नई यहाँ पे जो है उभार आया, दैट इज द लिबरल रेवोल्यूशनरीज आए. फिर उसके बाद 1831 में मजीने को भेज दिया, क्योंकि ऑब्वियसली लिबरल नेशनलिस्ट का दौर चल रहा था. तो इटली में ये भी जो है कुछ ना कुछ हरकत कर रहे थे और काफ़ी इम्पैक्टफुल, काफ़ी रोल रहा है इनका. इतना इटली को अभी हम पढ़ेंगे आगे, इटली की यूनिफिकेशन में, तो इसीलिए हम इनको पढ़ रहे हैं बार बार. तो लिगोरिया में इन्होंने रेवोल्यूशन स्टार्ट किया था, जो कि इसकी वजह से इनको एग्जाइल भेज दिया गया, कर दिया गया. फिर 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल यानी ग्रीस को इंडिपेंडेंट दे दिया गया. 1834 में बना दिया भाई कस्टम यूनियन ज़ोल्वेरन. ठीक है, सो दैट्स अब ये दौर चल रहा था. तो इसी बीच अभी रेवोल्यूशंस खत्म नहीं हुए हैं. रिमेंबर, हमने एज ऑफ रेवोल्यूशंस पढ़ा था. टॉपिक क्या था हमारा? 1830 से 1848. अभी रेवोल्यूशंस चल ही रहे हैं. इसी बीच एक नई सोच के लोग आ जाते हैं, that is the romanticism, the romantic imagination and the national feelings. अब romantic का नाम ले लिया, doesn't mean that Bollywood romance, no 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 no, it is something which is the love for the country, right? तो यहाँ पे फिर से क्लास ism आ चुका है, right? What I told you, this ism always represent the ideology, एक thought process को बताता है ये इज्म. तो अब तक कितने इज्म हम पढ़ चुके हैं? लिबरलिज्म, ठीक है, नेशनलिज्म, कंजर्वेटिज्म, और अब एक और नया इज्म, रोमांटिसिज्म. ये कैसे लोग थे? ये बोलते थे कि भाई बहुत हो गया साइंस. ऑब्वियसली इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर चल रहा था, साइंस थी, एवरीथिंग इस हर एक चीज़ के पीछे रीजंस फाइंड आउट करे जा रहे थे. साइंस को जो है क्रेडिट दिया जा रहा था. बट ऑन दी अदर साइड यहाँ पे कुछ लोग ऐसे थे जिनका ये मानना था कि हम लोगों के बीच नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे ला सकते हैं बाय
through the art, poetry, stories, music, dance, all forms of the art. हम इन वेरियस फॉर्म्स ऑफ आर्ट के थ्रू जो है लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग ला सकते हैं. लोगों के अंदर हम कल्चर के बारे में चीजें डेवलप कर सकते हैं. ठीक है, उनके कल्चर के बारे में, उनके रिचुअल्स के बारे में इनको बता सकते हैं कि व्हाई दे आर सो मच इम्पोर्टेंस. इट्स नॉट ऑल अबाउट द साइंस साइंस साइंस. Something which is apart from the science, that we should respect and we should accept the things. That is, if we want our country should be मतलब हम चाहते हैं कि हमारी कंट्री में भी नेशनलिज्म आए, तो मतलब लोग जो है यूनाइट हो, एक शेयर्ड आइडेंटिटी लेके चले, तो ज़रूरी है कि लोगों के बीच आर्ट फॉर्म को जगाना. तो ठीक है, तो ये क्या था, एक बेसिकली बिलीफ था और कल्चरल मूवमेंट, क्योंकि ये रिचुअल्स और कल्चर को के थ्रू लोगों के अंदर नेशनल, क्योंकि अगर आप अपनी कंट्री के बारे में प्राउड नहीं है ना, तो आपके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग नहीं आएगी. तो यू शुड प्राउड टू फॉर योर कंट्री, इजंट इट? यू शुड बी प्राउड दैट यस वी से ना आई एम प्राउड टू बी इंडियन. तो सेम थिंग्स ये चीज डेवलप करना चाहते थे ये थ्रू आर्ट, द वेरियस फॉर्म्स ऑफ आर्ट के थ्रू ये जो है डेवलप कर रहे थे, ठीक करना चाहते थे. तो दे वर एक्चुअली अगेंस्ट द साइंस, ये साइंस के बिल्कुल अगेंस्ट थे. ये फीलिंग्स पे, सेंटिमेंट्स पे, मतलब वो चाहते थे कि भाई लोग ना कनेक्ट हो जाए हमारे से किसी भी तरह. तो इस तरह से मतलब वो फीलिंग्स के थ्रू कनेक्ट करते थे. तो ये क्या था, एक शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज. ठीक है, बोलते थे कि भाई हम लोग जो हम अलग बिखरे बिखरे पड़े हैं, हमारी जो कॉन्फेडरेशन ऑफ स्टेट्स है, अलग अलग एम्पायर में बिखरे पड़े हैं, ये जो हैं इनको हमें कलेक्ट करना होगा, क्योंकि हम एक ही आइडेंटिटी है, हम एक ही हेरिटेज है. लाइक जर्मन स्पीकर्स जगह 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 फैले, जो कि पहले जर्मनी नहीं था, प्रूशिया हुआ करता था, प्रूशियन एम्पायर था. तो जर्मन स्पीकर्स जो है अलग अलग फैल रखे हैं. तो हमें एक साथ होना होगा. रिमेंबर, मजीने ने भी यही कहा था, भगवान ने जो है ये चीजें बनाई हैं, ये नेचुरल मैनकाइंड नेचुरल यूनिट्स बनाई हैं, तो हमारा कोई राइट नहीं बनता कि हम इसको तोड़ के सरवाइव करें. तो हमें ये यूनिफाई होना पड़ेगा. तो सिमिलरली ये भी जो रोमांटिसिज्म वाले लोग थे, ये भी यही कहते थे कि भाई कल्चरली जो है हम लोग जो है कलेक्टिव हेरिटेज है, हम लोग एक जैसा सभ्यता जीते आ रहे हैं, हमारा कल्चर एक जैसा. और मिस्टिकल फीलिंग्स, द पैशन, द अटैचमेंट, द थिंग्स दैट दे वांट, कहते थे कि ये मिस्टिकल फीलिंग्स जो है इनमें डेवलप करनी होगी. मतलब क्या होता है कि समटाइम्स लाइक हम लोग जो है देखते हो ना आप, कई लोग तो इतने ज़्यादा पार्टिसन्स होते हैं, मतलब लाइक हम लोग हैं जैसे वी हैव सच लव फॉर द कंट्री. और यू मस्ट हैव सीन इतना बैड, जैसे क्रिकेट मैच के लिए कितना पागलपन है लोगों के बीच. सम पीपल आर हार्ड कोर फैन ऑफ इट, इजंट इट? तो दैट इज द मिस्टिकल फीलिंग. एक ऐसा पैशन मतलब होना चाहिए कि कंट्री के प्रति इतना जुनून होना चाहिए. तो ये जो थी, ये बोलते थे कि कॉमन कल्चर है, कलेक्टिव हेरिटेज है, और हमारे अंदर हम वो मिस्टिकल फीलिंग्स के थ्रू जो है हम ये चीजें डेवलप कर सकते हैं. तो ये था रोमांटिसिज्म, मतलब कि वो इस तरह से उस तरह से प्यार क्रिएट करना चाहते थे अपनी कंट्री के लिए. ठीक है, ये था रोमांटिसिज्म. अब ना यहाँ पे एक जर्मन फिलोसोफर आए और उन्होंने अपना एक ओपिनियन दिया, जॉन गॉटफ्राइड हर्डर. ठीक है, तो ये जॉन जो थे, तो इन्होंने अपना एक ओपिनियन दिया. इन्होंने 2 टूल्स दिए. ठीक है, वैसे तो इट्स अ जर्मन वर्ड्स. ठीक है, दास वोक और वोकजिस्ट. इट्स नॉट द प्रोनाउंसिएशन, इट्स लाइक दास वोक कहते हैं कुछ, तो प्रोनाउंसिएशन इज क्वाइट डिफरेंट इन द जर्मन, तो इट्स नॉट लाइक दिस इंग्लिश. ठीक है, तो ये जो दास वोक थे, ये कौन थे? ये थे कि ये कोई नहीं, इट्स लाइक अ कॉमन पीपल. जो कॉमन पीपल थे, जो अपने कल्चर को, अपने कस्टम्स को, अपने रिचुअल्स को आगे प्रमोट करते थे. तो इन्होंने बोला कि 2 टूल्स हैं रोमांटिसिज्म के. दास वोक, ऐसे लोग जो अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, आगे चल रहे हैं. और वोकजिस्ट जो है, उन्होंने बोला कि वोकजिस्ट है कि अगर हम लोगों का इनर सोल को अगर हम जगाएं, उनको बताएं कि भाई ये कंट्री हमारी है. रिमेंबर, हमने जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या पढ़ा था? ला पैत्रे. ठीक है, ला पैत्रे एंड ली सितियोने. रिमेंबर, ये हमारी कंट्री है
और ये हमारी कंट्री है और हम इस कंट्री के सिटीजन्स हैं. सेम थिंग दे वांट इट, दे शुड वेकन अप देयर इनर सोल, इनका इनर सोल जगाओ और इनको बताओ कि ये कंट्री हमारी है, ये हमसे बनी है कंट्री. तो इस तरह के ये दो टूल्स थे जो बोलते थे कॉमन लोग जो हैं, कॉमन पीपल हैं जो हमारी सोसाइटी के, जो रीजन के, उस रीजन के जो अपने ट्रेडिशंस को आगे फॉलो करते हैं, उनको प्रमोट करते हैं, हमें वो करना, उन लोगों का सहारा लेना, वो उन लोगों के थ्रू, और प्लस लोगों का इनर सोल जो है उसको जगाना पड़ेगा. तो तब हम रोमांटिसिज्म्स के थ्रू जो है लोगों के अंदर जो है, मतलब कैसे ये चीज़ें, कैसे अगर हम गाना गाएं, ऑपराज होते थे, आप यू हैड सीन इन द टेलीविजन ऑल्सो, काफ़ी शोज में आ करके, इट्स क्वाइट बोरिंग, हम लोगों को बोरिंग लगता होगा, बट वेस्टर्न का ही कल्चर है, बट दे फील वेरी गुड बाय लिसनिंग ऑल दिस. ठीक है, तो ये ऑपराज थे, पोएम था, फोकलोर्स क्या होते हैं? फोकलोर्स होते हैं जो वहाँ के अपनी रीजन के लैंग्वेज, जैसे पॉलिश लैंग्वेज में, स्पेनिश लैंग्वेज में, अपनी अपनी लैंग्वेजेस में ये गा के सुनाते थे ताकि लोग कनेक्ट हों अपने कल्चर से, अपने रिचुअल से. ठीक है, पेंटिंग्स के थ्रू दे कनेक्ट, इन इसी के थ्रू के बोलते थे जो कॉमन पीपल है वो इन सब मीन्स के थ्रू जो है आगे प्रमोट करें इन चीज़ों को और लोगों के इनर सोल को, फोकस जो है उनको जगाएं. ठीक है क्लास, लेट मी टेल यू वन अगेन, दीज आर द जर्मन वर्ड्स. ठीक है, द प्रोनाउंसिएशन आर नॉट लाइक दैट द वे आई एम स्पीकिंग हियर. जर्मन में अलग तरीके इसको बोला जाता है. यू नो दैट्स, रिमेंबर मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि ये अपनी कार फोकस वेगन के लिए फेमस है. ठीक है, यूरोपियन फोकस वेगन, आपने ब्रांड सुना होगा कार का, है ना, तो इट्स लाइक यहीं से इंस्पायर है. ठीक है, तो ये कार का ब्रांड है, तो यहाँ पे तो इट्स, ये जर्मन का ब्रांड है. ठीक है, ये जर्मन का ब्रांड है, तो वैसे ही मतलब इट्स वी से इट्स फोकस वेगन, तो ये भी वो जिस्ट दैट्स, वो कुछ ऐसे बोलते हैं जर्मन में. ठीक है, क्लियर. तो दीज वर द, ठीक है, नाउ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड ना, इन टू टर्म्स के बारे में पूछा जाता है और ये भी पूछा जाता है कि इन्होंने ये टूल्स दिए हैं या टू कॉन्सेप्ट दिए हैं रोमांटिज्म के. तो जॉन जो है गॉटफ्राइड हर्डर. ठीक है, नाउ एक पोलैंड का इसमें केस स्टडी है. ठीक है, देखो पोलैंड ना उस टाइम पे था नहीं, अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं थी बेसिकली, क्योंकि क्या हो गया था, जब ट्रीटी ऑफ वीना हुई थी तो पोलैंड को ना टुकड़ों में बांट दिया था. ठीक है, ये देखो आप देख सकते हो यहाँ पे जर्मनी के साथ यहाँ पर है पोलैंड. ठीक है, तो ये फ्रांस, यहाँ पे बेल्जियम है, यहाँ स्विट्जरलैंड है, लग्जमबर्ग है, यहाँ दिस इज जर्मनी एंड दिस इज पोलैंड. ये करंट यूरोपियन मैप है. ठीक है, बट अर्लियर द पोलैंड का अपना कोई आइडेंटिटी नहीं था, ये कुछ पार्ट इसका ऑस्ट्रिया के पास का था, बट गया था ये कुछ ऑस्ट्रिया रशिया के पास था कुछ पार्ट. तो यहाँ पे लोगों ने, मतलब ग्रेट पावर्स ने इसको डिवाइड कर दिया था. ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने फोक सॉन्ग्स, पोएट्री, डांस और उनकी पॉलिश लैंग्वेज, पोलैंड वालों की पॉलिश लैंग्वेज, इन्होंने अपने आप को यूनाइट करने, इस इनको पोलैंड के लोगों को यूनाइट करने का बेड़ा किसने उठा रखा था? कैरल कुर्बसिंकी ने. ठीक है, कैरल कुर्बसिंकी. ठीक है, कुर्बसिंकी, इन्होंने, कैरल ने उठाया था. तो इन्होंने बोला था कि लैंग्वेज बहुत बड़ा वेपन है, अगर हम अपनी लैंग्वेज के थ्रू इन लोगों को, लैंग्वेज में भी कैसे अपने वहाँ के रीजनल सॉन्ग, जो फोक सॉन्ग्स होते हैं, जैसे असमी सॉन्ग जो के केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट्स हैं, तो उनको तो स्कूल्स में सिखाया जाता है, हर स्टेट का जो एक नया गाना सिखाया जाता है. ठीक है, तो वैसे ही वहाँ के जो है हर, जैसे असमी सॉन्ग है, कश्मीरी सॉन्ग है. ठीक है, सेम यहाँ पे भी इनको पॉलिश लैंग्वेज का उन्होंने यूज किया. फोक सॉन्ग्स, पोएट्री, फोक डांस भी होते हैं उनके अपने, जैसे असम का बिहू है, राइट, देन द कश्मीर, पंजाब का भांगड़ा है, गिद्दा है, देन द कश्मीरी का भी है, Kashmiri dances there, isn't it? So similarly, यहाँ पे भी इन्होंने फोक डांस का सहारा लिया, पोएट्री का सहारा लिया, और लोगों के भी जो है ऑपराज गाए. ये कैरल कुर्बसिंकी थे जो थे, इन्होंने ऑपराज गाए. ठीक है, इवेंट्स किए, काफी शोज किए, लेकिन सब के सब कुछ डिलीवर किया पॉलिश लैंग्वेज में. ठीक है, क्या था एक्चुअली इसका मेजर पार्ट जो था रशिया के कंट्रोल में था, और इन्होंने जबरदस्ती जो है, मतलब जो जबरदस्ती किया था कि रशियन लैंग्वेज इम्पोज करके रखी थी इनके ऊपर. तो लेकिन यहाँ पे लोग कतई नहीं चाहते थे कि वो रशियन लैंग्वेज को एक्सेप्ट करें, वो अपनी पॉलिश लैंग्वेज में प्रेयर्स करते थे, गाने गाते थे, सब कुछ उसी में करते थे. तो इसी के तहत रशिया में रशियन जो थे उन्होंने काफी प्रीस्ट को जो है और लोगों को जेल में डाल दिया, और फिर भी इनको कोई असर नहीं हुआ.
तो इनको कोई असर नहीं हो, ये कीप ऑन ट्राइंग टू डू दिस, वो फिर जो है करते हैं, ठीक है, कि वो फिर ये सब चीजें ऑपरास के थ्रू इवेंट्स करते रहे। तो कैरल जो थे, कैरल कर्मनसिंकी, इन्होंने काफी ज्यादा यहाँ पे लोगों को यूनाइट करने की, मतलब रोमांटिसिज्म का सहारा लिया, लोगों के अंदर एक नेशनलिज्म की फीलिंग जगाई, ताकि लोग इकट्ठे हुए और यहाँ से ये लोग फ्री हो सके और इनकी एक सेपरेट आइडेंटिटी बने। तो दे वांट, ठीक है, तो उन्होंने इन दोनों का इन चीजों का सहारा लिया था, रोमांटिसिज्म का। तो दिस इज एग्जाम्पल, एग्जाम में आता है क्वेश्चन, मतलब 5 मार्क्स आता है, ऑल इन ऑल फुल फ्लेज्ड 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रोमांटिसिज्म विद द केस, विद एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रोमांटिसिज्म विद एन एग्जाम्पल। तो पोलैंड का एग्जाम्पल लिख सकते हो। और 1 मार्कर मैंने बताया जॉन गॉटफ्राइड और हर्ड, उनके बारे में पूछ सकते हैं कौन से कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द रोमांटिसिज्म, ठीक है, ये भी साथ साथ एक आइडियोलॉजी डेवलप हो रही थी, ठीक है। That's all for today. Thank you and have a nice day.